Singh Dhoni gets the award. आप देख रहे हैं डीजीएनआर न्यूज और हमारे इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोइरा सरिया। हर न्यू की धड़कन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप में कल भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में जो कुछ हुआ वो निश्चित तौर पर हर भारतीय के लिए निराशाजनक रहा है और कहीं ना कहीं मायूसी भरा रहा है। 29 सालों से आईसीसी के टूर्नामेंट में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जो बादशाहत कायम थी वो कल टूट गई है। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से एक बड़ी पराजय दी है जो लंबे समय तक जहन में रहने वाली। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही जिसके चलते भारत जैसी मजबूत टीम पाकिस्तान के हाथों पराजित हुई? उन त्रुटियों पर हम बात करेंगे। कल खेला गया था एक और मुकाबला, उस पर भी बात करेंगे, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। और आज भी एक खास मुकाबला है, स्कॉटलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, उस पर भी हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। हमारे एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं सुखदेव सिंह घुम्मन सर, पूर्व क्रिकेटर हैं और इंडो डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और हमें आज ज्वाइन करेंगे राजेश मुदलियार सर, सिलेक्टर रहे हैं, इंडो डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े और पूर्व क्रिकेटर भी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुखदेव सर आपसे शुरू करना चाहूंगा बड़ी मायूसी भरे सवाल के साथ कि आखिर क्या वजह रही जो विराट ब्रिगेड बाबर आजम की टीम के सामने पराजित हुई? देखिए, गेम है, क्रिकेट है और क्रिकेट हम बार बार बोलते चले आए हैं कि अनिश्चितताओं का खेल है। और जहां तक अगर हम अदरवाइज भी लाइफ में किसी भी स्फेयर में किसी भी चीज़ में अगर देखें तो एक लेवल पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं जाकर एक दिन किसी की अच्छी परफॉर्मेंस, हम बार बार बोलते चले आए हैं कि एक बॉलर की अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छे बैट्समैन की बैटिंग और दूसरी टीम जो है वो जो एक लूजिंग टीम जिसको बोल सकते हैं या जो थोड़ी लेस पोटेंशियल जीतने का जिसमें होता है, वो टीम जो है एकदम से उभर कर सामने आती है। कल तारीफ करनी होगी पाकिस्तान टीम की कि उन्होंने दोनों ही डिपार्टमेंट में, हम बॉलिंग की बात करें हम बैटिंग की बात करें, एकदम से इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि भारत को जैसे बोलते हैं कि चारों खाने चित कर दिया, उठने का कोई मौका नहीं दिया। शुरुआत शाहीन खान अफरीदी से हुई, शाह अफरीदी से हुई, जो बॉलिंग उन्होंने करी। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब हम इतने बड़े मैच में खेलते हैं एज ए प्लेयर तो एक दिमाग में स्ट्रेस भी होता है, हाइप भी बहुत क्रिएट होती है मीडिया से भी, और जो एक्सपेक्टेशन 130 करोड़ लोगों से, हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से जो रहती है कि दोनों टीमें एक दूसरे से हारना नहीं चाहती हैं, बाकी कहीं पे किसी भी टीम से हार जाए तो कोई बात नहीं है। उसके चलते वक्त मैं ऐसा कहूँगा कि लक ने भी कल पाकिस्तान का साथ दिया। टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। हमने देखा है कि दुबई की ग्राउंड में टॉस जीतना अपने आप में एक वरदान है। पिछले 9 मैचों में से 9 मैच ही टॉस जीतने के बाद में जिन्होंने बाद में बैटिंग किया, चेज किया, वो टीम जीती है। पर कल कप्तान कोहली ने भी टॉस हारने के बाद में कहा कि टॉस ही सब कुछ नहीं होता, आपकी टीम जो उससे प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहता चला आया हूँ कि कंडीशंस जो होती हैं, जो 22 यार्ड की स्ट्रिप है जिस पे हम खेलते हैं, वही डिसाइड करती है कि उस गेम का नतीजा क्या होगा। टॉस जीतेंगे इन्वेरिएबली, कंडीशन जैसे यूएई में है, दुबई में है, उनमें से आप 80%, 75-80% डिसीजन आपके फेवर में आता है क्योंकि आप उन कंडीशन का ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसा कि पहले भी एनालिसिस में कहा जा रहा था कि भारत के टॉप बैट्समैन को, लेफ्ट आर्मर्स जितने भी स्विंग बॉलर हैं, उनके अगेंस्ट बहुत सतर्क होकर खेलना पड़ता है। और हमारे टॉप ऑर्डर पिछले काफ़ी सालों से लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट विकेट्स गंवा चुके हैं। और तारीफ करनी होगी यहाँ पे शाहीन अफरीदी की कि उन्होंने जितनी अच्छी बॉलिंग करी, और मे बी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बैट्समैन जो है वो कुछ कंप्लेसेंट भी थे कि हम लोग तो इतना अच्छा क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, सब इन्फॉर्म हैं और ये लोग मैच प्रैक्टिस भी प्रॉपर नहीं है
और हम इनको बेटर खेलेंगे। परंतु जो इनिशियली बॉल स्विंग हो रहा था और फर्स्ट इनिंग में हमने थ्रू आउट देखा कि बॉल रुक कर आ रहा था, बैट पे नहीं आ रहा था, और सेकंड इनिंग में हमने देखा कि जैसे ही ड्यू फैक्टर आने लगा तो ड्यू फैक्टर के साथ साथ में बॉलर के लिए ग्रिपिंग करना मुश्किल हुआ, और जो विकेट थी, विकेट पे ड्यू आने के कारण से बैट के ऊपर बॉल ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। पर इतना कहने से पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेला है हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पांचों बॉलर में राधा 6 बॉलरों ने बॉलिंग करी और 6 बॉलरों ने कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया। पहली 2 विकेट हमारी 6 रन पे होने के बाद में शाहीन की सेकेंड बॉल जो पहली रोहित ने खेली इन स्विंगिंग यॉर्कर पे वो एलबीडब्ल्यू हुए, मिड स्टंप के सामने बॉल उनको लगा था। उसके बाद में केएल राहुल को जो बॉल थी वो लिटरली अनप्लेबल थी कि स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ इन स्विंगर था, वो उनके डिफेंसेस में से निकली, पैड पे लगी और विकेट पे जाके लगी, और बहुत बहुत अनप्लेबल डिलीवरी थी वाली जो है। उसके बाद में तीसरा विकेट, अगर कोई भी बॉलर अगर एक्सपेक्ट करता है हिंदुस्तान के अगेंस्ट तो ये 3 विकेट रोहित शर्मा, केएल राहुल और बाद में तीसरा विकेट कप्तान विराट कोहली, उनका लेना। तो मुझे लगता है अफरीदी ने जो शुरुआत करी वो पूरी शुरुआत ने ही हिंदुस्तान का पूरा इंडियन टीम का जो था लय बिगाड़ दिया। और कोई भी बल्लेबाज उसके बाद देखें, एक ऋषभ पंत की बात हम करेंगे और विराट कोहली की बात करेंगे, अगर ये दोनों कल नहीं खेलते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसी विकेट के ऊपर वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 55 रन बनाए थे, इसी रादर स्टेडियम में, नॉट विकेट के ऊपर। विकेट तो मैच दर मैच चेंज होते हैं, बहुत सारे विकेट होते हैं खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि विकेट जो है वो गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, और पाकिस्तान के सब बॉलरों ने इंक्लूडिंग दोनों स्पिनर, हफीज़ की बात करें, शादाब की बात करें, इमाद की बात करें, तीनों ने उन कंडीशन को बहुत अच्छा एक्सप्लॉइट किया और कोई रन नहीं दिए। लिटरली कंजूसी भरा उनका बॉलिंग स्पेल था। और जो मीडियम फास्ट बॉलर थे उनकी हम बात करें तो उन्होंने तो बिल्कुल उठने ही नहीं दिया। किस तरीके से हमें लग रहा था कि बहुत सारे रन मीडियम फास्ट को बनेंगे, एक हसन अली को छोड़ दें जिन पे 44 रन बने, अदरवाइज ने तो बाकी देखे तो रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, अफरीदी ने तो माशाल्लाह तीनों टॉप विकेट लेके हम लोगों को मैट पे ही ला दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान 10 विकेट से कोई भी T20 मैच जीता है। एक 12 मैचों का अंतराल, लंबा समय, 7 50 ओवरों के मैच और 5 T20 मैचेस हारने के बाद में कल पाकिस्तान ने पलटवार किया। और मैं तो कहूँगा कि कल क्रिकेट की जीत थी। डेफिनेटली हम पाकिस्तान हिंदुस्तान तो बोलते हैं, और जो हमारे फैन हैं, इंडियन हो पाकिस्तान हो, हार से निश्चित तौर पे ही बहुत हर्ट होते हैं, दिन खराब होता है। मुझे लगता है कि हमारे जितने लोग वहाँ पे मैच देखने गए होंगे सबका सब कहीं ना कहीं, देखिए एक्सपेक्टेशन हमको ये रहती है कि हमारी टीम बेटर खेल रही है, अच्छा खेल रही है, और हमने आज तक उनको कभी जीतने का मौका नहीं दिया, परंतु कल हम सबके हाथ निराशा लगी। राजेश सर, कहाँ भाई तकनीकी तौर पर चूक मानते हैं? वैसे शुरुआत में हम इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक तगड़ा था, आक्रामक शैली में वो गेंदबाजी करेंगे। शुरू में बॉल थोड़ा मूव भी हो रहा था, लेफ्ट आर्म बॉलर थे, हमारे बल्लेबाज संघर्ष करते दिखाई दिए, लेकिन हमने कुछ गलतियां भी देखी क्रॉस बेट में खेलने वाली। पहली मैं बात करूंगा रोहित शर्मा की, उसके बाद क्या लगता है आपको टीम कॉम्बिनेशन को लेकर? देखिए, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक तो हमेशा से अच्छा रहा है। 1982 से आप देखेंगे तो उनके पास इमरान खान, सरफराज नवाज और ये पूरी टीम रही है, और तब से लेके आज तक हम देखेंगे तो हमें जो है वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद और बीच में भी कई फास्ट बॉलर आए और उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, और वो रिवर्सिंग वगैरह कराने में माहिर हैं। तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक तो नो डाउट शुरू से अच्छा रहा है। राइट आर्म लेग स्पिनर भी उनके पास मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर और ये शुरू से रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो उनकी बल्लेबाजी की, और दूसरा जो है उनके जो फील्डिंग है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अभी तक सबसे कमज़ोर है। लेकिन इस टूर्नामेंट की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उनको एक कसक रही होगी कि हम लोगों को जो है आईपीएल खेलने को मौका मिलता नहीं है, तो उनको एक अंदर से जो है एग्रेशन था। दूसरी तरफ इंडियन टीम की बात करें तो अभी तक ये आईपीएल के जो माहौल से जो है ये बाहर निकल नहीं पाए, क्योंकि समय भी बहुत कम मिला है। और देखेंगे हम आईपीएल का क्रिकेट अब उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो कि क्रिकेट अपना शुरू कर रहे हैं, उनको एक्सपोजर के लिए चाहिए। लेकिन जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्टेब्लिश हो गए हैं तो आईपीएल उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा नहीं कहें तो एक थोड़ा फेस्टिवल मैच से थोड़ा सा ऊपर है। तो और जहां इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है तो वहां पर प्रेशर
और आपके एक्सपेक्टेशन और प्रेस मीडिया और ये सब आपकी रेपुटेशन सब दांव पे होती है। तो उसके साथ में क्रिकेट खेलना इंटरनेशनल मैचेस में और वो भी वर्ल्ड कप में, ये एक अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा आपके लिए जो है आपके मेंटल लेवल का एक एग्जामिनेशन रहता है। इंडियन टीम की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी ने चार्ज लिया है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अभी 8 दिन में 10 दिन में जो है अपने टीम के बच्चों को समझेंगे, लड़कों को समझेंगे, सबकी एबिलिटी समझेंगे। अगर वो आमूलचूल परिवर्तन अपने हिसाब से करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं रवि शास्त्री को खटकेगा, टीम मैनेजमेंट को खटकेगा। तो इसलिए महेंद्र सिंह धोनी अभी जो है बैक सीट पर बैठ के जो भी कुछ काम कर रहे हैं। कल सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ कि टीम सिलेक्शन को लेके हुई। टीम सिलेक्शन में भुवनेश्वर कुमार, अगर हम 10 में से किसी से बात करें तो 8 लोगों का ये रहेगा कि भुवनेश्वर कुमार की इस टीम में जगह नहीं बनती है। राइट। हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से जो फिट नहीं है, बॉलिंग नहीं कर सकते लेकिन टीम में है। तो इस तरह से, और ईशान किशन वो टीम से बाहर है। तो यूथ का कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। और अगर हम देखेंगे, हमने अपना इंडियन टीम में अपना होमवर्क सही ढंग से नहीं किया। अगर आप देखें, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बॉलिंग कर रहे हैं शाहीन अफरीदी, वो नहीं, कुकाबुरा वाइड बॉल जो है शुरू में 3-4 ओवर से ज़्यादा स्विंग नहीं होती है। और आपने देखा होगा पहली गेंद पर रोहित शर्मा की नींद नहीं खुली तब तक वो LBW हो गए। वो बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरत गेंद थी। तो उस गेंद पे आउट हो गए। रोहित को शुरू से समस्या रही। यहाँ पर अगर आप बीच में नंबर 3 पर या ओपन में अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रहता तो वही बॉल आपकी जो है आवे स्विंग डिलीवरी रहती। सेकेंड बॉल जो विकेट गिरा आपका केएल राहुल का, केएल राहुल ने उस बॉल को एक ओवर अपने नॉन स्ट्राइकर एंड से देखने के बाद उस बॉल को खूब खूबसूरत बना दिया। जितनी बॉल खूबसूरत तो थी लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। वो बॉल लेट स्विंग हुई लेकिन केएल राहुल भी बल्ले को लेकर जो है वो अपना पैर और हेड उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने डाल दिया। और जब बॉल पिच होकर जब अंदर आई तो वो ऑकवर्ड पोजीशन में हो गए और बोल्ड हो गए। तो ये जो टेक्निकल जो चीज़ें थी ये जो है हमको बहुत नुकसान दे गई। थोड़ा समझ नहीं पाए, जबकि 2 स्लिप लगाई थी, चक्रव्यूह पूरा तैयार था। चक्रव्यूह तैयार था लेकिन आपको जो है शाहीन अफरीदी को चेक करके खेलना था। और आपको आईपीएल में जो है इस तरह के बॉलर और इस तरह का जो एग्रेशन जो है देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि आप पिछले 8-10 साल से आईपीएल खेल रहे हो और आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं और वो बात नहीं रहती। और यहाँ पर जो पाकिस्तान की टीम है तो इनके खिलाड़ियों से आप रूबरू जो है सालों में होते हैं। और कल हार गए, वर्ल्ड कप में पहली बार हारे। ये आज नहीं तो कल होना था, पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन यहाँ पर हमने अपनी प्रिपरेशन ढंग से नहीं करी। आपके नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक के जो बैट्समैन हैं वो राइट हैंडर हैं। वो आए एक के बाद एक और आउट होकर चले गए। ऋषभ पंत को आप ऊपर ले सकते थे या ईशान किशन को ले सकते थे, लेकिन वो आपने नहीं किया। उसके बाद आपने हार्दिक पांड्या को टीम में लिया। हार्दिक पांड्या जो कि बॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, लेकिन वो रविंद्र जडेजा के बाद बैटिंग करने आए। तो उनका क्या यूज़ है, वो बात बिल्कुल समझ से परी थी। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी जो बॉलिंग करी, ऐसा लग रहा था कि वो बैट्समैन को नॉकिंग करा रहे हैं। और 130-132 में ऐसे फ्लैट विकेट पे, जहाँ पे कि ड्यू भी एक अपने आप में फैक्टर है, ऐसी बॉलिंग पे 150 रन चेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन टीम ने अपनी जो बॉलिंग में अगर 151 का स्कोर है आपको, तो आप उसी कंडीशन में जीत सकते हैं जब आप अर्ली विकेट लें। और कुकाबुरा बॉल मैंने पहले भी कहा कि 3-4 ओवर में स्विंग होती है, लेकिन आपने अपने बेस्ट बॉलर जो जसप्रीत बुमराह को आप शुरू में लेके नहीं आए। पहला ओवर जसप्रीत बुमराह डालते, अगर 1 विकेट या 2 विकेट गिरते तो आप 151 का स्कोर भी जो है टफ दिखने लगता। आपने देखा होगा मोहम्मद हाफिज ने बीच में आके 1-2 ओवर डाल दिए। वो इसलिए डाल दिए आपके 3 विकेट डाउन थे, आपको ऑर्डिनरी बॉलर भी जो है बहुत इफेक्टिव दिख रहा था। तो ये जो गलतियां हुई है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे एक अलार्म बेल है इंडियन टीम के लिए। और एक बहुत सोचने का समय है। इंडियन टीम मैनेजमेंट जो है इस बारे में सोचेगा और अगले कुछ मैचों में आपको देखने मिलेगा। कल के मैच से मैं एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। रोहित शर्मा जो है, जो भविष्य के कप्तान माने जाते हैं इस विराट कोहली के बाद, लेकिन उनकी फिटनेस भी कुछ सालों से जो है सवालों के घेरे में है। और इंडियन टीम अगर और मैनेजमेंट जहाँ पे सौरव गांगुली है, महेंद्र सिंह धोनी है, वो ऐसे व्यक्ति को कप्तान बनाएंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया को 2-3 साल कम से कम लीड करेगा, जो कि रोहित शर्मा में बात कम दिखती है। उनका क्रिकेट जो है अब
टॉप में पहुंच चुका है और वहां से वो ऊपर जाने के बजाय अब सिर्फ नीचे ही आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कल के मैच में बहुत साफ हुई हैं और अच्छा है इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट के लिए भी। अलार्म है, लेकिन ये अलार्म इतनी जोर के बजा कि कान के साथ साथ पूरा दिमाग भी हिला दिया। सर, सिलेक्शन को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पर एक सबसे बड़ी यहाँ पर भारतीय टीम के लिए परेशानी है उसका मिडिल ऑर्डर। आखिर वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो फिनिशर की भूमिका निभा पाएगा? क्योंकि हमने एक चीज देखी है और न्यूजीलैंड के एक दिग्गज क्रिकेटर ने भी मैच से पहले ये कह दिया था कि भारतीय टीम के पास प्लान बी नहीं है। अगर भारतीय टीम की शुरुआत लड़खड़ाती है तो जो समस्या हमने मूल रूप से कल मुकाबले में देखी उसकी संभावना न्यूजीलैंड के इस दिग्गज खिलाड़ी ने पहले ही जाहिर कर दी थी। तो जाहिर सी बात है कि अब समझने वाली बात है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर वो बॉलिंग नहीं करते हैं तो उनका टीम में रहना किसी भी रूप में ठीक नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ ईशान किशन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, क्या अब वो टीम में दिखाई देंगे? और रविंद्र जाडेजा जो कि फॉर्म में नहीं दिखाई दिए, तो आखिर फिनिशर की भूमिका कौन निभाएगा? शार्दुल ठाकुर को टीम में रखते हैं तो बतौर गेंदबाज आएंगे, तब एक हमारे पास विकल्प बल्लेबाज का जो होगा वो कम हो सकता है। सर, ये चक्रव्यूह में फंसती दिखाई दे रही है सिलेक्शन के लिए तो भारतीय टीम? नहीं, ठीक बात है, अर्ली डेज हैं, अभी आईपीएल खेल के आए हैं, टीम इकट्ठी हुई है, अलग अलग टीम से खेल रहे थे, थोड़ा टाइम लगता है समझने में। और मैं तो बोलूँगा कि भारतीय टीम जो है बहुत लकी है कि वो ग्रुप B2 में है, जिसमें कि सिर्फ 3 ही अच्छी टीमें हैं कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंडिया है। उसके बाद में स्कॉटलैंड है, नामीबिया है और अफगानिस्तान है। ये तीनों टीम जो हैं ये क्वालिफाई कर कर आई हैं। इनमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो इंडिया को थ्रेट लगता है। तो एक अब करो या मरो वाली स्थिति जरूर रहेगी, क्योंकि 3 टीम है। अब अगर कल जो अगला मैच हमारा 30 या 31 तारीख को, मेरे ख्याल 31 को न्यूजीलैंड के साथ में, अगर हम वो हार जाते हैं तो हमारे लिए फिर क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 2 टीम को क्वालिफाई करना है। 2 टीम में न्यूजीलैंड अगर इंडिया से जीत जाती है, उधर पाकिस्तान जीत चुकी है ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं समीकरण देखिए, न्यूजीलैंड पाकिस्तान में से भी कोई एक टीम जीतेगी तो 2 में से जीतेगी, तो सेकंड फिर आपके पास जो रहेगा कि 3 जो छोटी टीमें हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटी इन द सेंस कि जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत एक्सपीरियंस नहीं है और उनके पास में क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स भी उतनी अच्छी नहीं है, तो इंडिया के पास या पाकिस्तान के पास या न्यूजीलैंड के पास में ये मौका रहेगा कि उनको जल्दी से जल्दी आउट किया जाए और फिर वो रन बहुत जल्दी चेज किया जाए, ताकि आपका नेट रन रेट सेकंड टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेट रन रेट के लिए इसका मतलब ये है कि जो भी टारगेट आपको मिले, या तो आप बहुत अच्छा हायर टारगेट सामने वाली टीम को दें और उनको बहुत कम में आउट कर दें तो आपका नेट रन रेट इंप्रूव करेगा, या आप उनको जल्दी आउट करिए और बहुत जल्दी वो उस रन को आप चेज कर लीजिए, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। बट जहां तक आपने टीम सिलेक्शन का क्वेश्चन रेज किया है सॉरी, उसमें डेफिनेटली मैं राजेश जी के साथ में और अभिषेक तुम्हारे साथ सहमत हूं कि हार्दिक पांड्या एक फिनिशर हैं। और अगर हम देखेंगे पूरे मुंबई, जो इस बार मुंबई से खेलते हैं वो आईपीएल, और उनकी पूरी इनिंग अगर हम देखेंगे, हमको पूरा वो इस बार पहली बार क्वालिफायर से बाहर हुई है। हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस लगभग नेग्लिजिबल था, कोई खास नहीं था। उसके बाद में उनकी टीम, उनका स्पॉट इन ए टीम एज ए ऑलराउंडर है, और वो ऑलराउंडर में अगर आप बॉलिंग ही नहीं कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ बैटिंग बचती है, और बैटिंग और फील्डिंग बचती है, क्योंकि आप इंजर्ड हैं, आप फील्डिंग भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं और आप बॉलिंग भी नहीं करेंगे। कल अगर उनकी जगह पे एक बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर होता तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास एक ऑप्शन रहता, और ऑप्शन रहने के साथ में मुझे लगता है कि कल शायद धोनी ने भी एक ट्रिक मिस किया कि उनको भलीभांति पता था कि यहाँ पे ड्यू फैक्टर आएगा, और ड्यू फैक्टर होने के कारण से टॉस हमेशा आपके फेवर में रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपकी टीम जो है वो इन चीज़ों से लड़ने की, जूझने के लिए काबिल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर जो है इंडियन टीम में एक ऐसे हैं जिनकी चेंज इन पेस बहुत अच्छी है, वो स्लोअर बॉल डालते हैं, नकल बॉल डालते हैं, जो बॉलर्स, जो बैट्समैन डिसीव होते हैं, और यही कारण है कि वो कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए विकेट भी लेते हैं। और अगर हम रन की बात करेंगे तो ही इज मग विद द बैट। 250 उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड में टेस्ट मैच में करी, 60 रन 2 इनिंग में लगातार बनाए, जो मैच हम लोगों ने जीता। तो एक ऑलराउंडर की जो भूमिका है वो ऑलराउंडर ही निभाएगा तो ही बेटर रहेगा, अदरवाइज अपने लिए मुश्किल होगा। और जहां तक हम भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहे हैं तो वो भी एक इसी तरह का सिलेक्शन है। सनराइजर हैदराबाद की तरफ से देखें तो उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 57 बॉल्स का था, कि 57 बॉलों में उन्होंने 1 विकेट लिया था, और जो रन्स पर ओवर उन्होंने कंसीव किए थे वो भी 9.7 के आसपास था।
तो आप अगर ऐसे गेंदबाज को चुनेंगे कि जो देखिए रिकॉर्ड पे अपन अगर देखेंगे तो वो एक बहुत अच्छे स्विंग बॉलर हैं, इंटरनेशनल अच्छे बॉलर हैं, बट देखिए बॉलिंग और बैटिंग में फॉर्म जो है वो मैटर करती है। आप अगर आईपीएल में अच्छा कर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप आकर इसमें भी अच्छा करेंगे, और अगर आप जो रिसेंट मैचेस खेल कर आए हैं उसमें परफॉर्मेंस ही आपकी अच्छी नहीं है तो आपको उस समय खिलाना, मुझे लगता है कि ये 2 स्पॉट जो थे हमारे वो बिल्कुल बराबर नहीं थे सिलेक्शन में। परंतु इतना कहने से ये नहीं होता कि हम हार गए। हारने के लिए आपके पास में 11 लोग थे जो खेल रहे थे, पूरा का पूरा अगर दारोमदार जाता है, हारने का श्रेय किसी को जाता है तो इंडियन टीम को जाता है। इंडियन टीम को जाने के पीछे जो मेन रीजन है वो ये कि एक तो इतना कंप्लेसेंट होना कि हम 12 मैच जीते हुए हैं, 13 में हम जीत जाएंगे, और उसके बाद में जब आपको पता है कि एक लेफ्ट आर्मर जो स्विंगर है उसके अगेंस्ट हमारी हमेशा प्रॉब्लम रहती है, और जैसे राजेश ने कहा कि वाइट बॉल कोबरा जो है वो 2-3 ओवर ही स्विंग करती है, उसके बाद उसमें स्विंग नहीं होता है, और जैसे ही अपनी हार्डनेस लूज करती है तो ये इजी होती है। अगर आप देखेंगे शाहीन के तीसरे ओवर में विराट कोहली ने एक 6 मारा था लॉन्ग ऑन के ऊपर, तो आप देखिए वही बॉल स्विंग हो रही थी एक ओवर पहले, सेकेंड ओवर में उन्होंने विकेट लिया और थर्ड ओवर में उनको 6 पड़ा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बॉल आपकी उसके बाद में जो है, और सेकेंडली एज ए कैप्टन मैं तो ऐसा बोलूंगा कि कल ऋषभ ने और विराट ने जैसी बैटिंग करी वो टेस्टिंग एंड ट्राइंग कंडीशंस थी। विकेट आप खो चुके थे, आपको डिफेंसिव होकर खेलना था, और विकेट भी आपका साथ नहीं दे रही थी, बॉल रुक कर आ रहा था उसमें। बल्लेबाजों के लिए कुछ ज्यादा हेल्प उसमें थी नहीं, बॉलर्स को उसमें हेल्प मिल रही थी, और कप्तान ने जिस तरह की इनिंग खेली उन्होंने अपने आप को प्लेस किया, साथ में जो भी बल्लेबाज आया उनको बोला कि आप खुलकर खेलिए। ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेल रहे थे, एक स्पिनर की बॉल पे उन्होंने 6 मारने के चक्कर में बॉल खड़ी कर दी और आउट हो गए। उस समय लग रहा था हम कहीं पे भी 170 रन 175 रन के आसपास पहुंच सकते हैं जब विराट कोहली और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे। परंतु क्रिकेट तो देखिए संभावनाओं का ही गेम है, बार बार हम प्लानिंग कुछ करते हैं, होता कुछ है, वहां एक बॉल के ऊपर चूक हुई और आपका विकेट चला जाता है। परंतु जिस तरीके से पाकिस्तान बॉलरों ने बॉलिंग करी, और देखिए मैं राजेश जी से सहमत हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो पहले तीन टॉप के बैट्समैन को छोड़ दीजिए तो उनके पास बैट्समैन नहीं है, और मुझे लगता है कि देयर इज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि वो टॉस जीत गए। अगर टॉस नहीं जीतते तो पहले उनको बल्लेबाजी करनी होती तो शायद ये सेम नतीजा आज हम डिस्कस कर रहे होते कि आप ऐसे विकेट पे खेल रहे थे जो रनों के लिए कंड्यूसिव नहीं लग रही थी। उस समय 151 भी जो है ऐसा लग रहा था कि ये विनिंग टोटल है, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि 151 रन इतने आराम से बन जाएंगे। परंतु तारीफ करनी होगी उनके दोनों बैट्समैन की, और जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने और बाबर आजम ने बैटिंग करी, डेफिनेटली बाबर आजम की ये थोड़ी सी बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। वो किसी और कंट्री में अगर पैदा होते और क्रिकेट खेलते, उनको इस कारण से आईसीसी में बहुत सारे मैचेस नहीं खेलने को मिल रहे हैं। वो भी आज विराट कोहली की तरह ही इतने अच्छे रिकॉग्नाइज और बेस्ट वर्ल्ड में बेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं। जितनी एफर्टलेसली उन दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग करी, बाबर आजम का स्टांस, उनका बॉल सिलेक्शन, उनका शॉट सिलेक्शन, बिल्कुल अगर देखा जाए कल के बल्लेबाजों में से सबसे टॉप दिखा। ऐसा लगा कि उसमें कितनी काबिलियत है एज ए बल्लेबाज। और जहां तक मोहम्मद रिजवान की बात करें, यंग विकेट कीपर हैं, कहीं ना कहीं मोइन खान की याद दिलाते हैं, उसी तरह के जुझारू हैं, वो भी लगे रहते थे, इसी तरह से ये भी लगे रहते हैं। परंतु मैं तो एक चीज की तारीफ करूंगा कि जो शॉट सिलेक्शन इन दोनों बल्लेबाजों ने करी, और इवन मोहम्मद रिजवान को हम सोच रहे थे कि ये पीछे रहेंगे, उन्होंने ज्यादा रन किए, 79 रन बनाए 55 बॉलों में। बाबर आजम ने 68 रन बनाए 52 बॉलों के ऊपर, और इंडियन बॉलिंग को उन्होंने टिकने नहीं दिया, कहीं पे भी प्रेशर बनने नहीं दिया। एक बल्लेबाज आता था, अगर वो रन नहीं बना पा रहा था तो दूसरा चौका या छक्का मार देता था। आपको 7 रन 7.5 रन की जब एवरेज चेस करनी होती है, और आपके बल्लेबाज अगर इनफॉर्म लग रहे हैं और पहले 5-10 ओवर में आपको विकेट नहीं गिरा है और फिर ड्यू फैक्टर आता है, तो वो रन चेस करना बहुत आसान था। परंतु मैं तो तारीफ करूंगा पाकिस्तान के बल्लेबाजों की, दोनों बैट्समैनों ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी, और हिंदुस्तान के लिए आज तक का सबसे खराब मैच, या ऐसा है कि सबसे बड़े मार्जिन से ये लॉस था। 10 विकेट से इंडिया आज तक किसी से T20 मैच नहीं हारा था। परंतु कल इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी और 5-6 बॉलर की बॉलिंग टॉप क्लास थी, और क्रिकेट डेफिनेटली कल क्रिकेट की जीत हुई। राइट सर, हम एक भी विकेट नहीं ले पाए, इस गेंदबाजी के साथ हम आगे की सफर की क्या कल्पना कर सकते हैं? देखिए कल कंडीशन जो बाद में बैट्समैन के फेवरेबल हो गई थी, ड्यू फैक्टर आ गया था,
और हमारे शुरू में विकेट नहीं गिरे, अदरवाइज अगर शुरू में 1-2 विकेट गिरते तो पाकिस्तान में भी नीचे जो है आप अगर देखेंगे तो अभी भी मलिक हैं, शोएब मलिक, अभी भी आप देखेंगे हाफिज़ हैं। तो इतना बल्लेबाजी में ऐसी डेप्थ नहीं है जिस तरह की ऊपर जो है आपके बाबर आजम और रिजवान मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, हाँ, वो फखर जमान, लेकिन अभी तक इनकी मिडिल ऑर्डर की टेस्टिंग नहीं हुई है। और हमारी बॉलिंग की बात करें तो मैं समझता हूं कि अभी हम जो है अगर चक्रवर्ती को बोलेंगे उसने अच्छा नहीं किया तो अभी ये जल्दबाजी होगी। और हमारी बॉलिंग जो कल के जो मैच में थी, अगर आप देखेंगे 2007 में देखेंगे, 2011 में देखेंगे, 2015 में देखेंगे, वर्ल्ड कप में देखेंगे आप, तो हमने हमेशा जो है अर्ली विकेट लिए हैं और हमने 150, 152, 154 का हमने स्कोर भी बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया। उस समय इरफान पठान शुरू में विकेट लेते थे, आपके श्रीसंत विकेट लेते थे, आपके जहीर खान थे, और एक और आपके उत्तर प्रदेश के जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर आपके आरपी सिंह, वो विकेट लेते थे। तो अभी तक तो पाकिस्तान की टेस्टिंग हुई नहीं है। बाबर आजम नो डाउट बहुत कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं और रिजवान जो है एक फायर पावर है उनके पास में, लेकिन अभी टूर्नामेंट में ये कितने आगे जाएंगे इतना इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन हमें जो है अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और हमको अपने बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा हम रोहित शर्मा और केएल राहुल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। और कल की बात करें अगर, जैसे मेरे को अपेक्षा थी कि विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर है, बड़े नहीं बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने कल साबित कर दिया। जिस विकेट पे उन्होंने इतनी आसानी से फ्लॉलेस बैटिंग करी, और ये बहुत अच्छा संकेत है इंडियन टीम के लिए। और विराट कोहली अगर इस रंग में है तो मैं समझता हूँ कि 1 या 2 और कोई बल्लेबाज उनके साथ में काफ़ी हैं इस टूर्नामेंट में आगे लंबे समय तक जाने के लिए। अब यहाँ पर देखना खास होगा कि भारतीय टीम आगे अपना सफर कैसे तय करती है। लेकिन कल एक और मैच खेला गया था, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। इस मुकाबले को श्रीलंका ने बेहतर अंदाज में जीत लिया है। तारीफ करना होगी उनके बल्लेबाजों की, जो एक अच्छा खासा सम्मानजनक टोटल उन्होंने चेस किया है। सर क्या कहेंगे, श्रीलंकाई बल्लेबाजी पर अच्छी तरीके से जीत दर्ज की है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ निश्चित तौर पर, क्या कहेंगे आप उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए श्रीलंका स्कॉटलैंड से हार कर आई थी और हारने के कारण से ही उनको हमारे ग्रुप में आना पड़ा। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कल बांग्लादेश की भी अगर हम बात करें तो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने करी। श्रीलंका ने टॉस जीता और शारजाह के विकेट के ऊपर, जैसे कि हमने आईपीएल के दौरान देखा था कि बैटिंग सेकंड टीम जो है वो ही जीतती है, तो उन्होंने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए टॉस जीत के पहले बांग्लादेश को खिलाया। परंतु बांग्लादेश ने जैसी बैटिंग करी ऐसा उम्मीद था नहीं किसी भी स्पेक्टेटर को, या हमने क्योंकि लास्ट 1-1.25 महीने से शारजाह के विकेट को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया था, हमें भी नहीं ऐसा लग रहा था कितने रन बनेंगे। परंतु तारीफ करनी होगी मोहम्मद नईम की जिन्होंने 62 रन किए, और मुस्तफिजुर रहमान की जिन्होंने 57 रन बनाए 32 ओवरों में, और 171 रन 4 विकेट के ऊपर, बहुत ही चैलेंजिंग टोटल था। और उस समय एक समय ऐसा था जब श्रीलंका के 79 रन पे 4 विकेट हो गए। परंतु बांग्लादेश कल मुझे लगता है कि फील्डिंग में कहीं ना कहीं लेट डाउन हुए, उन्होंने बहुत सारे कैचेस छोड़े। और हम ऑलवेज कहते हैं कैचेस मिन मैचेस, और आपका बॉलर कैसा भी कुछ कर रहा है, जब मिसक्यूट होता है या आपको जब कैच लेना है और अगर आप 4-5 कैच छोड़ देंगे, और उसके बाद इसी के चक्कर में 86 रन की 5वें विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई, और वो इस कारण से श्रीलंका इन द एंड बहुत इजीली ये मैच जीत गई, जो कि हमें एक समय लग रहा था कि बांग्लादेश ये मैच जीत जाएगी। पर श्रीलंका की तरफ से श्रीथर्स असलंका ने 80 रन किए, नॉट आउट रहे, और भानुका राजपक्षा ने 53 रन किए 31 बॉलों के ऊपर। श्रीलंकन टीम थोड़ी इनएक्सपीरियंस है, नए नए प्लेयर खेल रहे हैं वहाँ पर, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश उन पे भारी पड़ेगी। पर जिस तरह की बैटिंग असलंका ने करी और राजपक्षा ने करी, एक समय लग रहा था कि वो मैच हार जाएंगे, परंतु एक लूज फील्डिंग और एक अच्छी बैटिंग, इन दोनों के चलते हुए श्रीलंका ने मैच इजीली जीत लिया। सर क्या कहेंगे, श्रीलंका ने एक अच्छे तरीके से अपने सफर की शुरुआत की है। बांग्लादेश के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हार जरूर रही हो, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर बांग्लादेश के लिए ये रही कि उनके सबसे खास स्पिनर T20 में अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। हम बात कर रहे हैं शाकिब उल हसन की।
शाफिक उल हसन जो है बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन मैं अगर बांग्लादेश टीम में अगर मैं सबसे बड़ा फ़ैन अगर मैं किसी का हूं तो वो मुशफिकुर रहीम का। वो आप अगर देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में देखेंगे या वनडे क्रिकेट में देखेंगे, वो एक छोर को पकड़ के वो आखिरी तक ले जाते हैं। कल भी किया उन्होंने, कल T20 में भी आप देखेंगे वो मतलब स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हैं। आप देखेंगे कि वो किस बॉल पे उनको जो है छोटे कद के हैं, किस बॉल पे उनको बैठ के स्वीप करना है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पर गैप है क्या है, और वो इनिंग को चलाते रहते हैं। उन्होंने नईम को भी अपने साथ में जो है लंबे समय तक उन्होंने खिलाया। और जो हारने की बात है तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश की फील्डिंग में लिट्टन दास ने जिस तरह से कैच छोड़े हैं, वो प्रेशर में आए, कप्तान ने उनको चेंज नहीं किया उस जगह से, और वो दबाव में दिखे, और दूसरा कैच भी उन्होंने बहुत इजी कैच छोड़ा। उस समय जब 80 पे आपके 4 विकेट थे और श्रीलंका एक समय ऐसा लग रहा था कि इस मैच से बाहर है, लगभग बाहर है, लेकिन बांग्लादेश ने खराब कप्तानी करी। उन्होंने जो गेंदबाज लाए उन्होंने सिर्फ रन रोकने के हिसाब से कि उन्होंने बेस्ट बॉलर हम आखिरी ओवर आखिरी के समय में कराएंगे, वहाँ पे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी, छोटी सी अपॉर्चुनिटी दी, और श्रीलंका ने उसको एनकेच कर लिया। और बाद में आप देखेंगे कि श्रीलंका बांग्लादेश के जो बेस्ट बॉलर हैं वो भी आखिरी समय में ऑर्डिनरी लगे, और उन्होंने एक एक ओवर में 18 रन 17 रन दिए और वहाँ से मैच हार गए। वहीं पर अगर आप इस पार्टनरशिप को 80 और 100 के बीच में तोड़ते तो वहाँ पर जो है आने वाला बैट्समैन फिर अंडर प्रेशर रहता, स्ट्राइक रोटेट करने में प्रॉब्लम रहती, और एक आखिरी ओवर में बड़ा रन रेट रहता, और वहाँ पे बांग्लादेश को जीतने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये सब एशिया क्रिकेट के लिए, एशियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश है, और हम अफगानिस्तान को भी देख रहे हैं। अफगानिस्तान आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट में और हमारे एशियन क्रिकेट के लिए जो है एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाली है, और एक्साइटिंग मैचेस होंगे। अदरवाइज जो है हम लोग मैचेस जो प्रिलिमिनरी जो राउंड होते थे तो बांग्लादेश के मैचेस वगैरह कोई देखना पसंद नहीं करता था, वैसे ही अफगानिस्तान के नहीं। लेकिन धीरे धीरे अब इन अफगानिस्तान के क्रिकेटरों के जो नाम हैं वो हमारी जबान पर आने लगे हैं। और उन्होंने जिस तरह से कुछ दिन पहले वेस्ट इंडीज़ को हराया, वेस्ट इंडीज़ में भी आप देखेंगे कि जो IPL के स्टार थे वो सभी के सभी फेल हुए हैं। क्रिस गेल हो, ब्रावो हो, और आपका जो है किरण पोलार्ड हो। तो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, और बांग्लादेश जो है बड़ा एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रही है। तो इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सभी को सावधान रहना चाहिए। मैं तो राजेश को एंडोर्स करूंगा, और साथ में कहूंगा कि उस समय जब आपके घर में खेलने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे एक युद्ध चल रहा है। पहले US आर्मी थी वहाँ पर, अब हो गई है, तो इस बात ISIS आ गया, और घर में सब कुछ टर्माइल होने के बाद में आपके पास खेलने के लिए वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। इंडिया में वो लोग खेलते हैं, यहाँ पे मैचेस जो प्रैक्टिस जो उनकी टीम यहाँ पे करती है, और उसके बाद में भी इतनी मुश्किल सिचुएशन में से आके और इस तरह की परफॉर्मेंस देना, मैं तो हेड्स ऑफ हूँ ऐसी टीम के लिए कि आप घर में देखिए, क्रिकेट ऑलवेज दिमाग से खेला जाता है, और आपके घर में जब डिस्टर्ब है, आपको पता है कि वहाँ आपके फैमिली वालों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या वो वहाँ पे पीसफुली नहीं रह पा रहे हैं, और उसके बाद में भी आप बाहर आके अपनी कंट्री से क्रिकेट खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और जाकर अपनी कंट्री का नाम करते हैं, इससे और बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। और 2001 में जब अमेरिकन आर्मी जब एंटर हुई थी और पूरा वर्ल्ड ने अफगानिस्तान को नए सिरे से बनाना चालू किया था, उसके बाद उन्होंने उस समय के जो पीसफुल फेजेस में उन्होंने अपनी टीम को जो खड़ा किया, और उसके बाद आप देखेंगे अगले 10-12 साल में, 14 साल में वो चीज़ें जो एक बार आपको हासिल हुई वही वापस छीनने का जो है समय आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए, और ये सारे प्लेयर चाहते हैं कि हम हमारे जो कंट्री मैन हैं उन लोगों को, हम अपने परिवार को इस क्रिकेट के माध्यम से हम उनके चेहरे पे एक मुस्कान दें। वो सब ये सब जो गोलियां और ये जो कट्टरतापन जो है, इन सब कुछ से निकल कर उभर कर वो अपनी ज़िंदगी जिए। तो इस कंडीशन में जिस तरह से अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रही है, हेड्स ऑफ की जो है उनका परफॉर्मेंस जो है, मैं दुआ करूंगा उनके लिए भी कि वो और आगे अच्छा खेलें, ताकि जो है उनके देशवासियों को के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। और बात अफगानिस्तान की करना जरूरी भी है, क्योंकि आज उसका मुकाबला है स्कॉटलैंड के साथ। स्कॉटलैंड एक ऐसी टीम है जिसने पहले दौर में अपने तीनों मुकाबले जीतकर सभी को चौंका दिया, यानी टीम ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर दिया। और दूसरी तरफ उनके सामने है
अफगानिस्तान जो अपने स्वदेश की समस्याओं से तो जूझ ही रहे हैं, साथ ही साथ टीम सिलेक्शन को लेकर भी कहीं ना कहीं इस टीम में विवाद है और यही वजह रही कि टीम का सिलेक्शन होते ही कप्तान राशिद खान ने इस्तीफा दे दिया था अपने कप्तानी पद से और एक बार फिर मोहम्मद नाबी इस टीम की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। काफी कुछ निर्भर होगा इन टीम के खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि मानसिक दबाव से गुजर रही अफगानिस्तान के सामने चुनौती है अपने दक्षता को दिखाने की, और स्कॉटलैंड जो कि बेहतर फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों टीमों के मध्य ये मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है और यहां से एक नई शुरुआत दोनों देशों के लिए हो सकती है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ये एक खिलाड़ी का, एक कप्तान का दिल क्या बोलता है वो बताता है कि आप एक नेशनल टीम के कैप्टन हैं और घर में इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, कंट्री में इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, लोग दुखी हैं, हरास हो रहे हैं, बर्बरता हो रही है, वहाँ पे क्रूरता हो रही है, उनसे उनकी आज़ादी छीनी जा रही है, और इससे बड़ा कोई और चीज़ नहीं हो सकता है कि उन्होंने स्टेप डाउन किया है कप्तानी से। और वन ऑफ द रिनॉन बॉलर हैं आज T20 में राशिद खान, स्टार बॉलर कहलाते हैं, जब से भी खेलते हैं किसी कप्तान के लिए वो एक ब्लेसिंग है कि 4 ओवर में वो 18, 20 रन, 21 रन देना और 1-2 विकेट लेना, 3 विकेट लेना, इस तरह के प्लेयर को कोई भी कप्तान ड्रीम करता है। उन्हीं की फ्लैगशिप में, उन्हीं को देखते देखते हो बाकी जो हैं, जैसे मुजीबुर उल रहमान हैं, ये एक और यंग स्पिनर हैं जो पंजाब की तरफ से खेलते हैं और किंग्स 11 पंजाब की तरफ से IPL में, वो भी उतने ही घातक हैं, उतनी वेरिएशन है, उनको खेलना भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल है। और कप्तान नबी जो हैं, मोहम्मद नबी जो हैं, ऑलराउंडर हैं, स्पिनर हैं, उन्होंने भी अपना सिक्का CPL में और IPL में दोनों में ही कायम किया है। तो ऐसी कंट्री जो आज असमर्थ है घर में प्रैक्टिस करने के लिए, और उनका अगर हम रिकॉर्ड देखें, स्कॉटलैंड के साथ आज उनका मैच है, उन्होंने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करी। फिर से देखिए कितना बड़ा डिफेंस है, शारजा की विकेट, और उसमें ज्यादातर मैचेस बैटिंग सेकंड जीत रहे हैं। कल श्रीलंका ने 171 रन बनाए। आप कितना कॉन्फिडेंस अपनी बॉलिंग पे रखते होंगे कि आपने टॉस जीतकर पहले वहां बैटिंग कर ली है कि हम बल्लेबाजी करेंगे, हम रन बनाएंगे और फिर हम आपको आउट करेंगे। मे बी ये जो कॉन्फिडेंस है वो उसका मेन रीजन जो है, उन्होंने पिछले 5 मैच अगर हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के साथ में, तो उन्होंने 2013 से लेके 2016 के बीच में 5 मैच खेले गए थे। 3 मार्च को उन्होंने 2013 को 27 रन से स्कॉटलैंड को हराया, 4 मार्च 2013 को 7 विकेट से हराया, 16 नवंबर 2013 को 17 रन से हराया, 12 जुलाई 2015 को 37 रन से हराया, और लास्ट मैच 8 मार्च 2016 को खेला गया था जो 14 रन से जीता। तो 5 मैच लास्ट पांचों के जीत चुके हैं, कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई है, अच्छा खेल रहे हैं। बट स्कॉटलैंड भी जो है ये भी एक छुपे रुस्तम टीम है, ये भी किसी बड़ी से बड़ी टीम को हराने का मादा रखती है। इन्होंने भी कितनी बार ऐसे उलटफेर किए हैं और उसी तरह से अफगानिस्तान ने भी उलटफेर किए हैं। दोनों ने अपने वार्म अप मैचेस में दिखाया और रादर क्वालिफाइंग मैचेस में दिखाया कि वो टीमें अच्छा खेल रही हैं और उनमें अच्छा क्रिकेट खेलने का मादा है। तो आज दोनों में हमें मैच तो देखने को बहुत अच्छा मिलेगा, और क्योंकि ये दोनों टीम में नए प्लेयर हैं, यंगस्टर्स हैं, जिनको दिखाना है कि हमको क्या करना है, और इससे बेहतर काम और कोई नहीं हो सकता कि आपके घर में जितनी भी परेशानी हो, जैसा भी चल रहा हो, आप एक अच्छा क्रिकेट खेलिए, आप जीतिए, आपके देश को खुशी बांटिए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम सबके दिल जो हैं वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और हम सब लोग क्रिकेट जीते हैं, और जब हमारी टीम जाकर वहाँ जीतती है तो हमको एक खुशी होती है, और वो खुशी जो है उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, पूरे ICC T20 वर्ल्ड कप में, अफगानिस्तान की टीम जो है एक अफगानिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बनकर अच्छा क्रिकेट खेलकर अपने देशवासियों के लिए सौगात लेकर आएंगे। सर क्या कहेंगे इस खास मुकाबले को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है दोनों ही देशों के लिए जब काफी कुछ साबित किया जा सकता है, इससे बेहतर मंच दोनों ही देशों के लिए और कोई दूसरा नहीं हो सकता। देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग कि मैं स्कॉटलैंड को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया अभी तक। अफगानिस्तान के कुछ खिलाड़ी मेरे दिमाग में चढ़ गए, जैसे उनके विकेट कीपर हैं मोहम्मद शहजाद हैं जो ओपनिंग बैटिंग भी करते हैं और 20 गेंद 25 गेंद 30 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। मोहम्मद नबी उनके कप्तान हैं, उसके बाद राशिद हैं
तो ये खिलाड़ी जो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं T20 में, तो ये इनको देख के ऐसा लगता है कि ये किसी भी मैच को का पक्ष जो है अब पलड़ा अपनी तरफ करने में सक्षम है। स्कॉटलैंड भी रिकॉर्ड अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी इतना अच्छा नहीं किया कि हम आम आदमी की जबान पर उनका नाम चढ़े। अब इस वर्ल्ड कप से हम उनको फॉलो करेंगे, देखेंगे और उसके बाद कहेंगे, लेकिन जहाँ तक लगता है अफगानिस्तान का पलड़ा जो है इस मैच में भारी है। सर अंतिम सवाल, फेवरेट टीम आज की अफगानिस्तान या स्कॉटलैंड? नहीं, मैं राज भाई के साथ जाना चाहूँगा कि जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे, स्कॉटलैंड में भी अगर मान लीजिए कहीं स्विंगिंग विकेट होता और ग्रीन टर्फ होता तो एक अलग बात थी, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है फास्ट बॉलिंग है, उनकी स्ट्रेंथ स्पिनर्स नहीं है। तो अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो अफगानिस्तान के लिए होम अवे फ्रॉम होम है, लगभग सिमिलर कंडीशंस हैं जैसे इंडिया में रहती हैं, तो उनको इस मैच में एडवांटेज है। मुझे लगता है कि आज अफगानिस्तान जीतेगी। सर बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ जाएंगे, तो ये दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं अपने सम्मान की लड़ाई है। अफगानिस्तान चाहेगी कि इस मुकाबले को जीतकर अपने देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी जाए और कट्टरपंथी विचारधारा को खेल भावना के आधार पर जवाब दिया जाए, जबकि स्कॉटलैंड एक ऐसी टीम है जिनने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है और उसके लिए एक ऐसा मंच है जहां से ये टीम बता सकती है कि हमें नजरअंदाज नहीं किया जाए। तो फिलहाल हमारे इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोइरा सरिया, हर इमारत की नींव हमारे नींव की धड़कन, उसमें इतना ही, लेकिन हमारे साथ आप बने रहिए क्योंकि डीजीएना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। India win. Mahendra Singh Dhoni gets the award.